हमले में दहल गया बेलगोरोद। रूस के नोवगोरोद और कलुगा में भी यूक्रेन ने हमले किए हैं। नोवगोरोद और कलगा में भी भीषण हमले हुए हैं। बड़ी खबर, हमलों के बाद कलुगा में ब्लैकआउट करना पड़ा। रात के वक्त ये हमले किए गए कलगा बेलगोरोद में और वहां पर यूक्रेन ने भीषण हमले किए हैं। जाहिर सी बात है, इसमें यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कलगा में भी आग लगी दिखाई पड़ रही है। बेलगोरोद के भी अलग अलग जगहों में आग लगी हुई दिखाई पड़ रही है और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से लाइट्स बुझा दी गई। ये तब की घटना है जब हमले हुए ही थे, तब की तस्वीरें हैं जब ये हमले हुए ही थे। क्या ये हमले रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन ने किए हैं या फिर क्या ये हमले रूस के आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर किए गए हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन नोवगोरोद, कलुगा, बेलगोरोद में हमले किए गए हैं। हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अजय जांडियाल हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम आपको तस्वीर बता देते हैं। तस्वीरें नोवगोरोद, कलुगा, बेलगोरोद की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। बेलगोरोद की जहां पर यूक्रेन ने हमले किए हैं और कलुगा में तो ब्लैकआउट, कंप्लीट ब्लैकआउट करना पड़ा, यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल जाहिर तौर पर इन हमलों में किया गया है। हमलों के बाद कलुगा में ब्लैकआउट कर दिया गया। बेलगोरोद में भी वही हालत, नोवगोरोद में भी वही स्थिति। यूक्रेन पलटवार कर रहा है और यूक्रेन लगातार रूस को इस लड़ाई में उलझाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहा जाए तो यूक्रेन को अब तक हो चुका है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए राजीव, ये हर रोज का अब किस्सा है कि एक दिन रूस हमला करता है, यूक्रेन को नुकसान होता है और आज बारी जो है वो यूक्रेन की थी। यूक्रेन के ताज़ा हमलों में जो है वो रशिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी कई उनकी एक पोजीशन है वो डिफेंस की, वो कहीं नुकसान हुआ है और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मगर जिस तरीके से लगातार सिलसिला चल रहा है, इससे साफ हो गया है कि बड़ी जल्दी इसको शांति यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं देखी जा सकती। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जम्बाल है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो इस वक्त स्थिति बनी है वो कितनी गंभीर और किस तरह से युद्ध की जो अंत है वो होता दिखेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बार बार कहते हैं कि मैं शांति दूत हूं और मैं लगातार युद्ध को खत्म कराता हूं, उनको भी कामयाबी नहीं मिल रही। देखिए, दो अलग सवाल हैं आपके। जहाँ तक ट्रंप साहब की शांति दूत होने की बात है, एक्चुअली उनकी बनाई हुई शांति कहीं भी बहाल नहीं रह पा रही। आई मीन, रशिया और यूक्रेन का बीच में एक है, इवन मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने समझौता कराया वो भी एकदम ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे है। इजराइल वायलेट कर रहा है, हमास वायलेट कर रहे हैं एंड मतलब हर जगह जो उनकी पीस जिसको वो बोलते हैं वो कहीं कामयाब नहीं हुई। कंबोडिया में आपने देखा कि अभी फिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में शुरू हो गया, मतलब उन्होंने तो क्लेम कर दिया था हमने इनके बीच में परमानेंट पीस कर दी थी। अभी जहाँ तक दूसरा सवाल है कि रशिया यूक्रेन, खाली कि रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, देखिए ये युद्ध अभी 4 साल पुराना हो गया है। ऑन ग्राउंड रशिया ने यूक्रेन का जो खासकर रशियन स्पीकिंग एरिया है वो सारा तकरीबन अपने कब्जे में कर लिया है और रशिया उसको किसी हालत में वापस नहीं करेगा। ये एक बात। जहाँ तक स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक की बात है, ये लगातार हो रही हैं। 2 दिन पहले रशिया ने तकरीबन 500 मिसाइलें फेंकी थी जिसमें उनका काफ़ी यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। तो ये अभी काउंटर स्ट्राइक है रशिया की तरफ से। एंड ऑफ द डे ये वॉर इकोनॉमिक वॉर है। इकोनॉमिक वॉर इन द सेंस कि कौन इसको सस्टेन कर सकता है, कितनी देर के लिए, किसकी इकॉनमी इसको सस्टेन कर सकती है। इस तरीके से ताज़ा हमला यूक्रेन ने किया है ज़पोरिजिया में, वो काफ़ी नुकसानदेह है। रशिया की एक पोस्ट जो है डिफेंस इंस्टॉलेशन तबाह हो गई।
देखिए, रशिया ने जो हिट किया था वो उसके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा हिट किया था। बेसिकली जो 2 दिन पहले हमला हुआ था उसमें पावर स्ट्रक्चर उनका खास का डैमेज हुआ था। स्पेशली आने वाली जो विंटर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो यूक्रेन के लिए काफ़ी घातक था। जो यूक्रेन ने अभी हमला किया है ये बेसिकली फोर्स टारगेट्स पे किया है। 2 किस्म के टारगेट होते हैं हर फौज के पास, बेसिकली जिनको वैल्यू टारगेट और फोर्स टारगेट बोलते हैं। फोर्स में खाली जो दुश्मन की फौज होती है या उसके इंस्टॉलेशन होते हैं उन पे हमला किया जाता है, वेराज वैल्यू टारगेट्स में जो उसकी वैल्यू की चीज़ें होती हैं जिसमें उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हिट किया जाता है। इसमें रशिया ज़्यादा नुकसान कर पाया है। जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यूक्रेन ने हिट किया है, रिपोर्ट्स अभी दोनों तरफ से नहीं आई हैं। अभी खाली यूक्रेन का क्लेम आ रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि आखिरकार इसका अंत कैसे होगा? अमेरिका फेल हो रहा है, बातचीत नहीं, और ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि पुतिन तैयार है संधि के लिए, यूक्रेन की जनता तैयार है, मगर जो जेलेंस्की है वो तैयार नहीं हो रहे। देखिए, ट्रंप ने चाहे पीछा अपना जेलेंस्की से ऑलमोस्ट छुड़ा लिया है, बट बेसिकली इस वक्त जेलेंस्की को सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज कर रही हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जिनमें प्रमुख हैं ये उसको स्पॉन्सर कर रही हैं। हथियार अमेरिका के बिक रहे हैं, पैसा यूरोप का जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वे ज़्यादातर यूरोप के लिए भी इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है। ऑलरेडी वो एनर्जी से हिट हैं। जो नॉर्ड 1 की जो पाइपलाइन हिट हो गई थी उसकी वजह से जो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आया, एंड अभी उनको महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। रशिया से सस्ता गैस और तेल आता था। तो इन सब के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जल्दी यूरोप पे दिखने शुरू होंगे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है एक शांति दूत हो सकते हैं? क्योंकि पुतिन के दौरे के बाद कहा जा रहा है कि जेलेंस्की भारत आएंगे। बिल्कुल, अगर कोई हो सकता है इन दोनों के बीच में शांति दूत तो सिर्फ भारत हो सकता है, और सिर्फ मोदी जी ही इसमें शांति दूत का रूप अपना रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत ने अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा है। हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ शांति के साथ हैं। और हमारा एक मतलब एक रेपुटेशन सा बन गया है दुनिया भर में कि हम अपने हितों से उठकर विश्व की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, जैसा कि कोविड के दौरान देखा गया और कई जगह बहुत जगह देखा गया जहां हमने अपने नैरो हित नहीं सोचे। पूरी दुनिया में हर वक्त जब हर कंट्री सिर्फ अपने नैरो इंटरेस्ट की बात करती है, भारत ही एक देश है जो वर्ल्ड पीस की बात करता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजीव, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में लगातार जो हालात बने हैं वो हालात मैं चाहूंगा अजय थोड़ी देर के लिए आप राजन जामवाल साहब को रोक के रखें। राजन जामवाल साहब को रोक के रखें, क्योंकि एक बड़ी खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, उसके बाद आपका ही रुख करूंगा। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के जो हमले हुए हैं उसमें जेपोरेजिया में रूस की सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमलों में रूस में भारी नुकसान की खबर है। रूस के जेपोरेजिया में जो रूसी सैन्य पोस्ट बनाई हुई थी वहां पर यूक्रेन ने हमला किया है और इसमें रूस को भारी नुकसान की खबर है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने हमला किया है। अजय, जेपोरेजिया वो इलाका है जो कि यूक्रेन का था, जिसको कि कब्जा किया रूस ने। लेकिन रूस इतना नुकसान आखिर झेल क्यों रहा है? अगर उसके पास बेहतर हथियार हैं तो राजन जामवाल साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल राजीव, मैं ब्रिगेडियर साहब से यही पूछने की कोशिश करूंगा। ये जो जेपोरिजिया जहां पर रूस ने हमला जो है फेस किया है यूक्रेन का, ये दरअसल यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पे रशिया ने कब्जा किया है। मगर रूस जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, हथियार में आगे है, उसके बावजूद अपना नुकसान जो है वो रूस क्यों उठा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन हावी हो जा रहा है कई जगह पर? देखिए, जब लड़ाई में की बात आती है तो आप हर जगह नहीं जीत सकते। छोटी बैटल्स और वॉर के आउटकम्स में हमेशा फ़र्क होता है। आप अगर किसी को से 100% नुकसान पहुंचाएंगे, अगला भी 20 से 25% नुकसान आपको पहुंचाएगा। और जब जंग होती है तो दोनों साइडें इसके लिए तैयार होती हैं कि उतना नुकसान
आप उठाओगे। अब भारत पाकिस्तान का भी देख लीजिए ना कि भाई हमने उनके इतनी तबाही करी, इतना एयरफील्ड उड़ा दिए दिखते, और वो लेके बैठे हैं कि जो थोड़ा बहुत एक दो अगर हवाई जहाज को हमारे नुकसान हो गया वो उसको लेके अपनी जीत मान रहे हैं। तो ये मतलब सम कंपैरेटिव डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ होगी। जंग का नाम ही ये है, तो इसमें आप नहीं कह सकते एक आदमी बिल्कुल मारता रहे और दूसरा बिल्कुल सुनता रहे, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में ऐसे हमले होंगे। ओनली थिंग इज कि यूक्रेन कंटिन्यूस हमले नहीं कर रहा है रशिया की तरह। वो अपनी एनर्जी कंजर्व करता है, फिर बीच में एक स्ट्रैटेजिक टारगेट हिट करता है, फिर रुकता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर वो दूसरा टारगेट हिट करेगा। एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो इलाका पहले यूक्रेन का था, तो यूक्रेन उसे ज्योग्राफिकली देखें तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो। नहीं, देखिए वो इलाका यूक्रेन का कभी रह चुका ज़रूर है, बट बेसिकली वहाँ पे जो लोग हैं वो रशियन स्पीकिंग हैं, इसलिए रशिया उसको हमेशा अपना हिस्सा मानता रहा है। यस, और इलाके के बारे में जानकारी आज के सैटेलाइट के युग में इतनी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हर को जिसको हम आजकल ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड बोलते हैं कि पहला ज़माना था कि आपको डिटेल चाहिए होती थी। आजकल सैटेलाइट से स्काई में एक एक गली में क्या हो रहा है लाइव आपको पता रहता है। तो सब एक चीज़ जानना चाहूँगा, लग रहा है आपको, आप कहीं समझ पा रहे हैं इस युद्ध का अंत कोई होगा? 4 साल का वक्त जो है होने जा रहा है। देखिए, इस युद्ध का अंत वही होगा जब यूरोपियन कैपिटल्स जो हैं, यूरोप के मैंने आपको 3-4 मेन देश गिनाए, जब ये हाथ डाल देंगे। ये अभी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर की उसमें जी रहे हैं, जहां जब हिटलर की जर्मनी आई थी तो बेसिकली खतरा इनको तब भी रशिया से था। एंड वो अलग बात है कि बाद में रशिया इनकी तरफ हो गया, पर जब उसी की वजह से तो कम्युनिस्ट और ये ब्लॉक बने, बिकॉज जहाँ तक रशियन फोर्सेज आ गई वो इलाका मतलब वारसा में चला गया, जहाँ तक रशियन फोर्सेज नहीं पटी। तो ये अभी भी उस युग में जी रहे हैं। इनको जो एक साइकोलॉजिकल रशियन डोमिनेंस का जो डर है वो भी वाकई मतलब वाकई अभी तक आ रहा है। ब्रिगेडियर ये भी यूरोपियन राजन जामवाल ने बड़ा कैपिटल्स उससे बेहतर निकले तरीके से नहीं।